आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दोबारा से स्वागत है। और आज हम जल संसाधन चैप्टर का लास्ट लेक्चर्स लेके आ गए हैं, यानी कि आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमें एक बात तो ये बात समझ आ गई कि आपको याद रखना है, तो आपको कीवर्ड में समझाना होगा। इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो से आपको सारे नेक्स्ट वीडियो से नहीं, एग्रीकल्चर की तो प्रेजेंटेशन बन गई है, पर उससे अगले चैप्टर यानी वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, उसमें आपको सब अलग तरीके से मिलेगा, यानी कुछ आपको अलग मिलेगा। इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम सामाजिक देख रहे थे, जल संसाधन है, और ये ज्योग्राफी का 14 लेक्चर है। हम इसको ज्योग्राफी का काउंट नहीं करके एसएसटी का करें, इसलिए एसएसटी का 14 लेक्चर्स हैं। और आपके लिए एक लेके आए हैं मोटिवेशन कोड। कौन कौन पढ़ना चाहेगा? खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे मेरे पंख, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। एक बार दोबारा सुन लो। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। यानी जो परिंदा है उसके लिए जो लक्ष्य है वो पूरा आसमान है, वो जमीन को अपना लक्ष्य नहीं मानता। इसलिए आपका भी कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसको हासिल कीजिए और आलतू फालतू की चीज़ों में कम ध्यान दीजिए। और अभी तो आपका एक ही ड्रीम है, 10वीं का ड्रीम 100, तो उसको हम पूरा कराएंगे। एसएसटी में तो गारंटी और साइंस में भी गारंटी लेते हैं। ठीक है, और मैथ्स का इतना हमारे पास ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आ पाएगा इस साल। तो आप कोई आपकी स्कूल में नहीं अच्छी हो तो दूसरी जगह से देख लीजिए। उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि मैथ हम नहीं करा पाएंगे, पर जो करा रहे हैं वो एकदम बेहतरीन करा रहे हैं, तो उसको देखिए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी वाईटी पे भेज दिया गया है, तो वहाँ से आप ज़रूर नोट कर लीजिए। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमारे पृथ्वी पे 3/4 यानी 75% से अधिक जल है, उसमें से 97.5, देखो थोड़ा वाइट पे ले लें, इस पे ले लें, 97.5% खारा है। तो मीठा कितना है? 2.5%। उसका 70% बर्फ है, बचा कितना? 30%। वो भूमिगत जल है, झील है, नदी है, तालाब है, ये सभी वो 30% है उसका। ठीक है, और क्या बड़ा? जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्यों हो रही है? क्योंकि ये 30% ही हमें पीने को मिल रहा है, और ये पानी एकदम प्रदूषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो वनोन्मूलन, जिसके कारण बरसात कम हो रही है, और सबसे मेन फैक्टर है जो कल कारखाने हैं, ये क्या करते हैं, जो कि अपनी कंपनी का जो गंदा पानी होता है जो यूजेज के बाद निकलता है, उसको सीधा ही कोई नदी के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो नदी का पानी पूरा एकदम ख़राब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा, जिसमें बांध है। बांध क्या है? कि एक अवरोध है जो नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकता है, और उसके फायदे भी और नुकसान भी है। यानी कोई भी काम करते उसके या तो फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो उसके फायदे क्या है? कि वो हमें सिंचाई देता है, मत्स्य पालन होता है, और पेयजल मिलता है, नौचालन होता है, मनोरंजन मिलता है, और बहुत सारे फायदे हैं। और उसके नुकसान भी है कि वहाँ पे पानी सड़ने लगता है और जैव विविधता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जो जलीय जीव है उनके प्रजनन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आधे जीव इधर रह जाते, आधे इधर रह जाते पानी का, और जो उसका नेचुरल बहाव है वो भी नहीं होता, क्योंकि वो पानी को रोक देता है बांध। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध भारत में। अब ये सरदार सरोवर बांध क्या है, पहले आप समझ लो। सरदार सरोवर बांध है, ये एक नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है,
और इस बांध का पानी लगभग क्या पूर्णतः 4 राज्यों में जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान के 4। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मिलता है और हमारे यहाँ पे इसकी नहरें पहुँची हुई है। मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी आई हुई है, ठीक है। गुजरात पूरा है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं लोग। तो ये इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में बहुत सारी परियोजना है, पर इसको ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना को बनने के लिए बहुत सारे विरोध हुए और इस परियोजना को लगभग 1961 में पास किया था, मतलब गवर्नमेंट ने कहा था, और 1979 में आंदोलन हो गया और 2017 में जाके ये बनाया। तो देखो तो कितना ये डिले हुई है। अब इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। भारत में गुजरात की नवगमन के पास नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। 4 भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बांध से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई की पूर्ति की जाती है, साथ ही बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इससे बिजली भी बनती है। भारत में 22% जल विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। परियोजना का आधारशिला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, देखो तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी और नरेंद्र मोदी ने आके इसको काम पूरा किया। देखो तो 5 अप्रैल 1961 को निर्धारित किया था। परियोजना 1979 में सिंचाई बढ़ाने और जल विद्युत उत्पादन के लिए विकास योजना के हिस्से के रूप में हुई और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बांध का उद्घाटन किया। नर्मदा नदी परियोजना 30 बांधों में से सरदार सरोवर बांध बहने वाली बड़ी संरचना है। यह दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है, ठीक है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा, वही है। अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद, इन बांधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या है। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ जाने वाले लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र, देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नाले के अंतर्राज्यीय विवाद है, ठीक है। कोई देश के विवाद नहीं होते इसमें, एक कंट्री के अंदर स्टेट की लड़ाई होती है, ना कि कंट्री टू कंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिस्टेक है, अंतर्राष्ट्रीय लिख लिया, अंतर्राज्यीय, ठीक है। तो सूखे के दौरान जो ये हम क्या पढ़ रहे थे कि गुजरात के अंदर साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने के कारण जो किसान थे वो परेशान होकर उपदरों पे उतर गए। बहुउद्देशीय योजनाओं के लाभ और बंटवारे को लेकर अंतर राज्य झगड़े आम होते हैं। और एक और ये तो झगड़ा हो गया, ये तो स्टेट के अंदर हो गया। अब स्टेट की लड़ाई के एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत, कृष्णा और गोदावरी नदी है, उनका एक विवाद है। क्या विवाद है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा अब क्या किया कि महाराष्ट्र सरकार ने कोयना में जल विद्युत के लिए एक बांध बना दिया। इस बांध की वजह से उस नदी का प्राकृतिक जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। तो इस वजह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने इसकी आपत्ति जताई। इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो गया और कृषि उद्योग पर भी विपरीत असर पड़ा। देख लो क्या क्या हो रहा है बांध की वजह से। अब देखो वर्षा जल संग्रहण, आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक यही है, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के पानी के बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छतों पर गिर रही बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा करके उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल संग्रहण। कुछ नहीं है कि जो आपके छत पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी गिर रहा है तो उसको इकट्ठा करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है। शुद्ध तो वो होता ही है पहले से। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल या, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, मैं इनके सबके फोटो भी बताऊंगा, कुल या गुल, ठीक है, कुल या गुल है।
कुल या गुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के हमारे यहाँ सूखा ही रहता है, हर प्रत्येक साल सूखा रहता है, इसलिए भाई जिंदगी तो सबको जीनी होती है ना। तो पश्चिमी राजस्थान विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी को जल एकत्रित करने के लिए जल संग्रहण छात्र नहीं है, छत जल संग्रहण है, ठीक है। छत जल संग्रहण एक आम तरीका। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी को मैदान के खेतों की ओर एक वाहिकाएं बनाई जाती थी, अब नहीं बनाई जाती क्योंकि अब की जनरेशन बहुत सारी आलसी है, ठीक है। वो पहले बनाया जाता था। अब ये देख लो, ये है खादीन और ये है जोहड़, ये जैसलमेर में है और इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। ये क्या है कि पानी जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण के एक बहुत अच्छा तरीका है। और यहाँ ये इतना बड़ा बना लिया जाता है जिसमें पानी इधर से और एक इतनी बना ली जाती है आगोर, वहाँ से इकट्ठा होकर इसमें आता है और इसका पानी इसके अंदर ही रहता है। और ये देखो, ये नवीनतम रूप है और ये पुराना रूप है जो मिट्टी से बना होता है। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप खादिन और जोहड़ के बारे में समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे वही है जो हमने अभी चित्र देखे उसके बारे में देखें। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और सुरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन अथवा जोड़ इसके उदाहरण देख लिया अभी आप चित्र। वो जोड़ खेत में बनाया जाता है और खादिन भी खेत में बनाया जाता है जिससे कि सिंचाई की जा सके। मुख्य उद्देश्य पेयजल भी है पर उससे ज़्यादा सिंचाई करने के लिए ये होता है। राजस्थान में टांका बना, अभी प्रश्न आया था, अभी इस साल 2022 का पेपर देखा था मैंने, प्रश्न आया था कि टांका क्या है। तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से एक मतलब वर्षा जल संग्रहण बरसात ऋतु में पानी को एकत्रित करने के लिए एक भूमिगत टैंक बनाया जाता है, उसे ही टांका कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में टांका बनाने की पुरानी परंपरा। टांका का मतलब समझ गए कि एक भूमिगत टैंक बनाया जाता है, उसके चारों तरफ एक आगोर बनाई जाती है और वहाँ आगोर पे जो पानी गिरता है वो जाली की सहायता से उस टांके के अंदर चला जाता है। वो लगभग 13 फीट तक गहरा होता है, औसतन 13 फुट रहता है, उससे भी ज़्यादा होता है। और गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इसके संदर्भ में दोषी को कानूनी कार्रवाई, देखो तमिलनाडु तेज निकला कि कानूनी कार्रवाई कर दी, कोई उनके कानून नहीं मानेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखो टांका, मेरे घर पे 2 बने हुए हैं और हमारे पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक घर में ये बने हुए होते हैं, ठीक है। ये वो बाहर इतना दिखता है लगभग 2 फीट और बाकी सब होता है अंदर। अब ये देखो, इसके ये इतना मॉडर्न नहीं है। हाँ, ये पुराने टाइम का, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन होती है कठोर और इस कठोर ज़मीन का यहाँ से पानी जाता है, यहाँ अंदर लगी होती छन्नी, तो वहाँ से 2-3 बार छन के अंदर चला जाता है, ठीक है। और अभी क्या होता है कि इसके चारों तरफ यहाँ तक सीमेंट की बना ली जाती है आगोर, और यहाँ पर वो बना दी जाती है 2-3 जालियाँ जिसमें छन के पानी अंदर चला जाता है। और तो यही है टांका, और तो कुछ नहीं है। और ये सरकार बना रही है यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में, इसको बढ़ावा भी दे रही है। वर्षा जल संपन्न गांव, एक ऐसा गांव है जो वर्षा जल से संपन्न है, वहाँ पे कोई दूसरे जल की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडासुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। ये देखो, ये एक मिसाल है भारत के कर्नाटक राज्य में मैसूर जिले के पास एक गंडाथुर गांव है, गंडाथुर, उसमें लगभग नहीं, पूरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वर्षा जल संग्रहण से पानी इकट्ठा किया जाता है और उसकी
पूरी आवश्यकता पूरी की जाती है, पूरी लगभग 1 साल तक। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। ठीक है, यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 लीटर जल संग्रहण करता है और उपयोग करता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10 लाख लीटर जल को इकट्ठा किया जाता है। अब अपना लास्ट टॉपिक है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये कहाँ पे विकसित होती है? बांस का मतलब समझ गए कि एक बांस को 2 टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों से पानी बहा के लिए जाया जाता है। देखो इस तरह ये बांस है, इस बांस से इसमें, और ये कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में कोई झरना गिरता है, कोई नदी बहती है, तो वहाँ से इन बांसों को जोड़ दिया जाता है। शुरुआत में भाई हिल एरिया होता है तो उसमें ऊंचे से नीचे आते रहते हैं और पानी ढलान में आता रहता है। ठीक है, क्या है तो पढ़ लेते हैं इसका भी। ड्रिप प्रणाली सिंचाई में ड्रिप सिंचाई बांच ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। सीमित जल संसाधन और दिनों दिन बढ़ती हुई जल आवश्यकता और पर्यावरण की समस्या को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक निसंदेह बहुत कारगर सिद्ध होगी। जिन क्षेत्रों में भूमि का समतलीकरण महंगा और कठिन या असंभव, उन क्षेत्रों में व्यवसायी को फसलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे जहाँ पे कुएं नहीं बना सकते, वहाँ जहाँ पे वर्षा का जल इतना नहीं मिलता, उसके आसपास कोई झरना बहता है तो वहाँ से पानी ला सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधों को आवश्यकता अनुसार जल दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा 30 से 40% की 70% जल की बचत के साथ उपज को 100% वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवारों में कमी, ऊर्जा की खपत में और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस से बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके खेत में लाने की 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। मैंने कह दिया पर्वतीय क्षेत्र मतलब कोई भी पर्वतीय क्षेत्र। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप से आता है। उन्हें सैकड़ों मीटर तक की दूरी में ले जाया जा सकता है। अंत में उस पानी का बहाव 20 से 80 प्रति बूंद मिनट घर के रह दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सदानीरा जनों की दिशा परिवर्तित करके बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। दिशा ऐसे देखो, ऐसे 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 तिरछे ले आए जाते हैं। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं। अब जल संसाधन चैप्टर अपना पूरा वाटर रिसोर्सेज खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो आज देखो यहाँ तक अब हो गए 14 वीडियो और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा तो यही वादा है। और जब तक आपकी स्कूल है यानी 1 जुलाई से ओपन होती है तब तक हमारा टारगेट एक ही है, भूगोल पूरी कर दें और हिस्ट्री भी शुरू कर दें। अब देखो आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय तक मेरे नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है। ठीक है, और साइंस के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की भी प्रेजेंटेशन तैयार है। तो बस अभी मैं ऐसे करने वाला हूँ कि शाम को एक क्लास रख लेंगे पर्सनली और वीडियो को थोड़े लंबे करेंगे यार। बस जल्दी से एक बार पूरा कवर कर लेते। फिर मेरा कुछ काम है जुलाई में और बस समझो यार मेरी भी कुछ है काम, इसलिए मैं जल्दी सिलेबस पूरा करवा रहा हूँ और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। पिछले वीडियो में 100 व्यूज आए थे, उससे पहले में कितने आए थे? 57 आए थे, उससे पहले हम 33 आए थे। तो बस इसी से मोटिवेशन मिलता है हमें। आप एक देखते हो दूसरे को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स एंड मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। और
दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाई करते रहो और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 100% आप हासिल करोगे अंक 10वीं में सामाजिक में, ठीक है। और बाकी विषय हम करना वो आपकी मर्जी है, आपका इशू है, अपनी SST की बात है बस। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कृषि माने एग्रीकल्चर। तो कृषि अपने रीड की हटी है और वो चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल है, यानी उसके वीडियो के अंदर हमें सब चीज़ें आंकिक तरह से हैं, वो वहाँ से आपको मजा आएगा कि हम सामाजिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके देखो इन सब के देखो 35 स्लाइड बनी, 35 में से 3 मोटिवेशन की यानी 32 में से 3 थंबनेल है 29, 28 स्लाइड बनी मुश्किल से, और उसमें 70 स्लाइड बनी 70। देख लो वो पार्ट बहुत अच्छा है और वो लगभग 5 नंबर से कम आपका आएगा नहीं, ठीक है। ये पहले से लेके ये तीसरा पार्ट ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सबसे पूरी ज्योग्राफी में सबसे मेरे को घटिया पार्ट बोले तो यही पार्ट है। बस पढ़ाना था, पढ़ा दिया 3 वीडियो में, उसमें 5 वीडियो लगेंगे, ये मैं लिख के दे देता हूँ। अभी दोबारा से बोल रहा हूँ, टाटा बाय बाय, कुछ अभी याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ये सब आपकी कमियाँ है, ये तो आप करा करो यार।